हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज चर्चा करने वाले हैं 66वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2020। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार ज़रूर देखें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगन से मिलता है और इसका अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़िया। और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और ध्यान रखिएगा ये किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव रखिएगा। इसके बाद है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए। और 24वें तीर्थकर कौन थे? ये थे स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। किसके समय? तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय। ध्यान रखना है कि प्रथम शताब्दी में किया गया था। चलिए देखते हैं कि चार संगतियाँ कौन कौन सी हुई थी। पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुई थी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिएगा कि चार बौद्ध संगतियाँ कराई गई थी। पहला हुआ था कब? तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा ये अशोक के समय कराया गया था और प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद है कि निम्न में से किसे भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वैशेषिक यानी वैशेषिक कौन है? तो ये हैं कणाद। ठीक है, कणाद। और ध्यान रखिएगा कि न्याय दर्शन के कौन है? तो ये है गौतम मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। इसके बाद है योग दर्शन के पतंजलि। इसके बाद क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से शुरू होता है भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ध्यान रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये बलबन ने अपनाया था। ध्यान रखिएगा इसका एक और नाम है उलुग खान। ठीक है, उलुग खां। और ध्यान रखिएगा इसी के द्वारा तुर्कान ए चहल गानी का विनाश किया गया था, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि रक्त एवं लौह नीति किसने बनाया था? तो बलबन ने। इसके बाद है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो वो था चोल। और ध्यान रखिएगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर में थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि चोल वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और इसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो गंगईकोंड उपाधि से सम्मानित किया गया था चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन यानी चोल वंश से ग्राम प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख से इसका प्रशासन की जानकारी मिलती है चोल वंश की। इसके बाद है कि प्राचीनकारी पिटराड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि पिटराड्यूरा का जो संबंध है ये है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शादारी करना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो मुगल काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पिटराड्यूरा क्या है? तो दीवारों में पत्थर जोड़कर फूलों पर क्या करना? नक्शदारी करना। किस काल में शुरू हुआ था? तो मुगल काल में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए? तो ध्यान रखिएगा कि चित्रकारी के लिए कारखाना किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा कि ये पूछे आपसे क्वेश्चन में कि चित्रकारी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो वो जहांगीर का कहा जाता है। ध्यान रखना है। लेकिन ये पूछे कि चित्रकारी के लिए किसने कारखाने बनवाए थे? तो वो अकबर के ही द्वारा बनवाया गया था। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है। इसके बाद है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो चलिए देखते हैं। नाना साहेब लिए थे कानपुर से, बिल्कुल सही है। इसके बाद है बेजरत हजम महल कहाँ पे है? तो लखनऊ से। इसके बाद है मौलवी
अहमदुल्ला, ये कहाँ से लिए थे? फैजाबाद से। इसके बाद है बेगम जीनत महल, ठीक है, ये भी कहाँ से है? तो दिल्ली से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, यानी इंजन ही फेल था। तो किस में कहा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमें एक प्रकार की ऐसी कार दी गई हैं जिसमें सभी ब्रेक है किंतु इसका इंजन ही फेल है। तो किसे कहा गया था? तो 1935 शासन अधिनियम को। इसके बाद है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ध्यान रखिएगा कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई थी? साबरमती से। कब? तो 12 मार्च 1930 को। और कब तक? तो 6 अप्रैल 1930 तक। तो कितने दिन चली? तो 24 दिन तक चली थी। और ध्यान रखिएगा कि इसी को बोलते हैं नमक सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध गीत सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना का रचयिता कौन है? तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो स्वदेशी आंदोलन। कब? तो 1905 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और ये प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। और इसे निरस्त कब कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ध्यान रखिएगा कि 1945-46 में दिल्ली में जो INA यानी आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में जो वकील थे वो थे भोला भाई देसाई। ध्यान रखिएगा कि भोला भाई देसाई के ही द्वारा इसके पक्ष से क्या किया गया था? तो सहयोग किया गया था भोला भाई देसाई के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार कहाँ फहराया गया था? तो वो फहराया गया था स्टुटगार्ट में, जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में पड़ता है, ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब फहराई थी? तो 1907 ईस्वी में फहराई थी। कौन? तो मैडम भिकाजी कामा। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के जनक या माता किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के जननी या माँ किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। कब फहराई थी झंडा? या स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में। कहाँ पे है स्टुटगार्ट? ये जर्मनी में है। इसके बाद है कि निम्न से कौन सा जोड़ा सही है? तो चलिए देखते हैं कि विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह के थे? तो नहीं थे, चूँकि द्वितीय नहीं है, प्रथम थी, ये गलत है। इसके बाद है कि CR दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि विलियम वेडनबर्ग 1907 के कांग्रेस सभापति थे? नहीं दोस्तों, कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में रास बिहारी घोष। इसके बाद है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किए थे। कौन? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देशबंधु। इन चित्तरंजन को किस नाम से जानते हैं? देशबंधु के नाम से। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज दिवस घोषणा कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी। किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी में निर्णय लिया गया था कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार घोषित किया गया था। इसके बाद है कि बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया था। कब? तो 1765 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली जो लगाया था रॉबर्ट क्लाइव, इसे किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब? तो 1772 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना है कि लगाया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और इसे समाप्त कौन किया? तो ये किया थे
कौन किए थे? तो वारेन हेस्टिंग। कब किए थे? तो 1772 ईस्वी में किए थे। इसके बाद है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए? तो ध्यान रखिएगा कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। कहाँ पे? शिकागो में हुआ था। और इसमें कौन भाग लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। कौन? ये स्वामी विवेकानंद। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्हें हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाए कि हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। इसके बाद है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? तो 1923 ईस्वी में। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि नील दर्पण के जो रचयिता हैं वो कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से 60। ठीक है, 1859 से 60 में ये कौन सा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। ध्यान रखिएगा कि इस नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने की थी। मधुसूदन दत्त। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि ये नील विद्रोह कहाँ पर घटा था? तो ये बंगाल के नदिया जिला में घटा था। ठीक है, घटित हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो दोनों भाई विश्वास थे, दिगंबर और विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका नेतृत्व कर रहे थे नील विद्रोह का। ध्यान रखिएगा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। कब विद्रोह हुआ था? तो 1859 में हुआ था। और इसका रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र है। इसके बाद है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखना है किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और ध्यान रखिएगा इसी युद्ध के बाद ये निश्चय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ध्यान रखिएगा कि भारत में एक अलग निर्वाचक मंडल का आरंभ किसके द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में पहली बार अलग निर्वाचन मंडल का आरंभ किसने किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि कोल विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पे? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे बुद्धू भगत और मदारी महतो। ध्यान रखिएगा कि बुद्धू भगत और मदारी महतो कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो कहाँ घटी थी? ये सिंहभूम में घटी थी। और ये कब घटी थी? 1831-32 में। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बुद्धू भगत और मदारी महतो कर रहे थे। इसके बाद है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा किस कॉलेज में पढ़ाई की गई थी? तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर जो गुजरात में है। और इसके बाद गांधी जी कहाँ चले गए पढ़ाई करने के लिए? तो वो लंदन चले गए। इसके बाद है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण थे। ठीक है, श्री कृष्ण श्री थे। इसे ध्यान रखिएगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इसके बाद है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे गया में? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। ठीक है, चित्तरंजन दास कर रहे थे 1922 में गया में। और ध्यान रखिएगा कि बांकीपुर में कौन कर रहे थे? तो RN
मधोलकर, RN मधोलकर के द्वारा 1912 में अध्यक्षता की गई थी बांकीपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि है, लोकनायक की उपाधि, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, संपूर्ण क्रांति की नारा किसके द्वारा ये दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब, तो 1974 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना कब किए थे, तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। किससे जुड़ा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसके बाद है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल से अलग बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में, ठीक है। तो बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 22 मार्च 1912 को, इसीलिए स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1912 ईस्वी में। इसके बाद है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ध्यान रखिएगा 3 कठिया प्रथा जो था ये 3/20, यानी कहने का मतलब है कि 20 कट्ठे की ज़मीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना क्या होता था, तो अनिवार्य होता था, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ की। तो ध्यान रखिएगा कि राम जो विलास पासवान थे, इनका राजनीतिक सफर का किस पार्टी से हुआ था, तो वो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिए 1969 ईस्वी में यह पहली बार बिहार विधानसभा के सीटें जीते थे। और ध्यान रखिएगा कि 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, कौन, तो रामविलास पासवान। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेब्यू कब किए थे, किस पार्टी से किए थे, ये किए थे संयुक्त सोशल पार्टी से किए थे। और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब किए थे, 2000 ईस्वी में किए थे। और इनका मृत्यु कब हुई थी, तो 2020 में। इसके बाद है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघु प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जो बिहार के थे, राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो ध्यान रखिएगा कि चंपारण में किसानों की दशा को गांधी जी की ओर किसने ध्यान आकर्षित किया था, तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनका मुलाकात कहाँ हुआ था, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और इन्हीं के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के ही द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया था बिहार के चंपारण में। इसके बाद है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखिएगा कि प्राचीन जो महाजनपद था मगध, उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी, ठीक है, राजगीर। और ध्यान रखिएगा कि उदयन के द्वारा इसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी, तो पाटलिपुत्रा में। और ध्यान रखिएगा कि जो मगध महाजनपद था, ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और ध्यान रखिएगा कि मगध के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। तो मगध के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ। और 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो था मगध महाजनपद। इसके बाद है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा जो स्वामी सहजानंद थे, ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित, यानी बिहार के ये किसान नेता थे। और ध्यान रखिएगा कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किए थे, तो 1928-29 में किए थे। प्रांतीय किसान सभा 1928-29 में किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब की गई थी, स्थापना की गई थी, तो 1936 ईस्वी में। कहाँ पे, तो लखनऊ में। तो पूछा जाए कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1928-29 में किए थे, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ पे, तो लखनऊ में किए थे। ये बिहार के एक किसान नेता थे। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार महात्मा गांधी का सत्याग्रह कौन था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। और इसी में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, तो कहाँ पे, चंपारण में। इसके बाद है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा वीर कुंवर सिंह किए थे, ठीक है। इसके बाद है
कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से। इसके बाद है कि जनजाति और जिलों के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संथाल, बाका, मुंडा, जमुई। ये जो देख रहे हैं दोस्तों मुंडा, जमुई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वो है 7.7, ठीक है, 7.72 है। इसके बाद है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए सुरक्षित है, ठीक है। इसके बाद है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो जितने भी नदी दिख रहे हैं, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये सभी जो नदियाँ हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, ये हिमालय नदी है और ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती है कहाँ से? तो ये नेपाल से निकलती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जितनी भी नदियाँ देख रहे हैं, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। इसके बाद है कि बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पीडमेंट जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और ये किसके लिए उपयोगी ज़्यादा होती हैं? तो ये धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है पिटमेट मिट्टी। इसके बाद है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए यहाँ पे दरभंगा मुंगेर होगा, तिरहुत सारण होगा, पूर्णिया भागलपुर, लेकिन कोसी मगध से ये नदी नहीं बहती है। इसके बाद है कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार में पटना में प्रथम कारखाना कब लगाया था? तो 1632 ईस्वी में लगाया था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, चलिए अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पहला क्वेश्चन है, इसमें 51 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो ध्यान रखना है, इसका जो है स्वायत्ता, ये बिल्कुल सही है, लोक सहभागिता करना। इसके बाद है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत है, बल्कि है जगाना। इसके बाद है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था? तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके द्वारा भारतीय संविधान के विकास में कोई भी योगदान नहीं दी गई है। इसके बाद है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 324। और इसका चर्चा किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को, और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके बाद है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। इसके बाद है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को कितने कार्य आते हैं? तो 29 कार्य आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत 29 कार्य दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किस भाग में की गई है? भाग 9 में की गई है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि किस अनुसूची में की गई है? तो अनुसूची 11 में की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा भाग 9 में, और किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में की गई है। इसके बाद है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में आया था, और ये निरस्त कर दिया गया था क्योंकि लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसीलिए 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। कब? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को मिली थी, ठीक है। इसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार शुरुआत कब हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। इसके बाद है कि भारत का भूगोल। चलिए इसके बाद देखते हैं कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है? ये हो जाएगा पूर्वी
पीर पंजाल, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अटल टनल जो है ये सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है तो 9.02 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत, यानी आदिवासियों के वहाँ के आबादी के प्रतिशत जो है उसके कुल आबादी से क्या है तो अधिक है, तो वो कौन सा है तो मिजोरम है। लेकिन ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र कहाँ वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है तो वो है एमपी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है। इसके बाद है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि चिकमंगलुरु जो है ये कर्नाटक में है, जो कॉफ़ी से संबंधित है। कुर्ग भी है कर्नाटक में, जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। और बाबा बुदनगिरी ये भी जो है कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन ये जो देख रहे हैं पुलनेज, ये कहाँ पे है तो ये तमिलनाडु में है, और ये किससे भी संबंधित है, ये भी है उत्पादक क्षेत्र है कॉफ़ी का, तो ये कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। इसके बाद है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा भारत के जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, लेह है, जो कहाँ पे है लद्दाख में है। और ध्यान रखिएगा सबसे छोटा जिला कौन सा है वो है माह है, ठीक है, जो पुडुचेरी में आता है। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो वो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो अंडमान निकोबार में है। इसके बाद है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो चलिए इसमें खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही है बल्कि सॉरी सही है। तो इसका जो राइट होगा वो होगा लाइमस्टोन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो लाइमस्टोन कहाँ पे है तो वो है कैमूर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा लाइमस्टोन कहाँ पे कैमूर से। इसके बाद है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप, और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा द्वीप कौन सा है तो वो है होन्शु द्वीप। लेकिन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है, ठीक है, पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है तो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है होन्शु द्वीप। इस पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इसके बाद है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है तो वो है किस देश का तो डेनमार्क का, ठीक है। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है तो डेनमार्क का है। इसके बाद है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो देश हैं वो है अफ्रीका, ठीक है। कितना है तो 54 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका में कुल कितने देश हैं 54 हैं। इसके बाद है एशिया में कितने हैं तो 48 हैं, और अफ्रीका में कितने हैं तो 44 हैं, और उत्तरी अमेरिका में 21 कुल देश हैं। इसके बाद है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा उस समय का ये कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये भी सही है। इसके बाद है सीमेंट बंजारी फर्टिलाइजर भौराही। इसके बाद जो देख रहे हैं रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में ये स्थित नहीं है। इसके बाद है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ये जो होगा खादों का निर्यात। ध्यान रखिएगा कि खादों का निर्यात ये खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्म करने पर जो अर्धचालक होते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्या होता है, घट जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है अर्धचालक है। इसके बाद है कि फैराडे स्थिरांक हैं। तो जो फैराडे स्थिरांक है यह क्या है तो ये है सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक है। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है तो ये दूरी की है। और ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46
9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। और ये मीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। और मीटर में कितना हो जाएगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलती नहीं है या बदलता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, वेग यानी गति बदल जाएगा, लेकिन इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। इसके बाद है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका वेग कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसे संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है, तो वो कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखे थे, तो 1969 ईस्वी में रखे थे। ठीक है, और इनके साथ कौन गए थे, तो एल्ड्रिन बज। ठीक है, तो पहला पैर किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे जो ज़्यादा श्यानता होती है वो खून की होती है, नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा शहद होगा, उसके बाद होगा खून, उसके बाद होगा जल, उसके बाद होगा वायु। तो ध्यान रखिएगा श्यानता गुण किस में पाए जाते हैं, तो द्रव और गैस में पाए जाते हैं। श्यानता गुण किस में होता है, तो द्रव और गैस में होता है। ठीक है, लेकिन ठोस में ये गुण नहीं होता है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा का जो सबसे अधिक कुचालक है वो है पारा। ठीक है, पारा। इसके बाद है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि 242 और -94। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और यहाँ पे 1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 148। इसके बाद है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, तो वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या चेक किया जाता है, तो एल्कोहल चेक की जाती है। ठीक है, पुलिस के द्वारा। इसके बाद है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा हो जाता है। इसके बाद है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये रंगहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, कैसा होता है ये गैस, तो रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसके बाद है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता है तो कितनी है, तो 1000 गुना से कम हो जाएगी। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि pH बराबर क्या होता है, -log H+ आयन होता है। ठीक है, इसके बाद है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा रेत और नेफ्थलीन को किसके द्वारा अलग किया जाएगा, तो वह है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल है, किसके द्वारा मिश्रण को अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया द्वारा। नेफ्थलीन किसके द्वारा, तो सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई कितने होते हैं, तो वो होते हैं सिग्मा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा और पाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CHNO हो जाएगा। इसके बाद है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, तो नोड और इंटरनोड होता है। किसमें, तो अदरक में। ठीक है, जैसे अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या है, तो तन्ना है। इसके बाद है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो ध्यान रखिएगा सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो वो है फ्रुक्टोज है। ठीक है, इसके बाद है जो फलों में पाया जाता है ये। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा
ये जो देख रहे हैं सेब, ये सेब जो है ये क्या है, तो ये एक असत्य फल है। तो असत्य फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे बोलते हैं असत्य फल। ध्यान रखिएगा कि जैसे नाशपाती, अनानास, ये सब क्या है, तो यहाँ पर देखिए नाशपाती, अनानास, सेब, ये सभी क्या है, तो ये है असत्य फल के उदाहरण है। इसके बाद है सत्य फल, क्या क्या हो जाएगा, जैसे अंगूर हो गया, आम हो गया, ये सभी क्या है, तो सत्य फल है। इसके बाद है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। ध्यान रखिएगा, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होता है, तो उसमें होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके बाद है कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लौंग है ये किससे प्राप्त होता है, तो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। इसके बाद है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियों और गठिया में किसका उपयोग किया जाता है, वो है इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मांसपेशियाँ और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि दूध किसकी घटिया स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है और आयरन, ठीक है, आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो किसका घटिया स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन सी, अब विटामिन सी। इसके बाद है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किसके द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसके बाद एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। तो पूछा जाए कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो किसके द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। इसके बाद है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, वो है विटामिन के। ध्यान बाद है कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो ध्यान रखिएगा कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन। तो ध्यान रखिए एस्ट्रोजन हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है, तो ये महिला सेक्स हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है, तो अवार्डी कार्लसन को दिया गया है। इसके बाद है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में खराबी हो जाती है। और आयोडीन की कमी से कौन रोग हो जाता है, तो घेघा रोग होता है, ठीक है। इसके बाद है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य प्रकार से कितने स्वादिष्ट कलिका पाई जाती हैं जीभ पर, 4 पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि जो जीभ का आगे वाला भाग होता है, ध्यान रखिएगा कि जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो होता है मीठा के लिए, और उसके जो पीछा होता है वो होता है कड़वाहट। तो ठीक है, तो कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील है वो पीछे का भाग है। इसके बाद है जो किनारे वाला भाग होता है दोनों साइड, वो खट्टा के लिए, ठीक है। और उसके जो पीछे होते हैं वो जो होता है मध्य भाग में होता है, तो नमकीन के लिए। लेकिन आगे वाला किसके लिए, तो मीठा के लिए, और दोनों साइड खट्टे के लिए।